नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटी थ्रू चार्ट्स में। तो गाइज हम लोग पिछले लेक्चर तक चैप्टर 13 तक पूरा कर चुके हैं, जो कि था फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो एक बार आप उसको देख लीजिए, फिर इस चैप्टर पर आइए, आपको चीज़ें बेहतर से समझ आएंगी। तो आइए समय को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 14, जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस को अच्छे से समझने के लिए आपको दो चीज़ों का अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट क्या है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया है, लेकिन यहाँ पे मैं जल्दी से आपको उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। तो फेडरल गवर्नमेंट अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे जो डिवीज़न ऑफ पावर्स है वो सेंटर और स्टेट के बीच इक्वल रखी जाती है। ऐसे में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यूएसए और इंडिया का। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पावर्स जो हैं वो सेंटर के पास रहती हैं, जैसे जापान, चाइना, फ्रांस। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को पढ़ने के लिए हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड देन फाइनेंशियल रिलेशंस। एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस से। लेजिस्लेटिव रिलेशंस में जो आर्टिकल्स हैं वो 245 से 255 तक जाते हैं और इनको पार्ट 11 में रखा गया है। ये आपको पता होना चाहिए गाइस, अगर आप आर्टिकल रिमेम्बरेंस में रखेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि ये वाला आर्टिकल किसके अंदर आता है। तो सबसे पहले हम जब लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। एक होता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन और दूसरा होता है सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन। इसी के इर्द गिर्द लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो हमारा है वो घूमता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। तो गाइस, सेंटर और स्टेट के अपने कुछ राइट्स होते हैं कि वो किस टेरिटरी पे और कितनी टेरिटरी पे अपना लॉ बना सकते हैं। टेरिटरी मीन्स द पार्ट ऑफ एरिया और कंप्लीट एरिया। जैसे अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द होल पार्ट ऑफ कंट्री, लेकिन इसके विपरीत जो स्टेट्स हैं वो केवल अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बना सकते हैं या फिर अपने स्टेट के किसी एक पार्ट के लिए लॉ बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। इसे आर्टिकल 245 में रखा जाता है। इन दोनों के अलावा एक तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। तो इसके रिगार्डिंग केवल पार्लियामेंट ही है जिसके पास राइट्स होते हैं लॉ बनाने के लिए। अब गाइस, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन डिसाइड कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस पता होना ज़रूरी है। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस को समझने के लिए हम एक केस का एग्जांपल ले सकते हैं, जो है वलेस वर्सेस आईटी कमिश्नर केस बॉम्बे। और इस केस में क्या था कि एक लंदन बेस्ड कंपनी थी जो इंडियन फर्म के साथ अपना व्यापार कर रही थी। तो जो भी पैसा वो अर्न कर रही थी उस पर क्या हुआ कि नेशनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोचा कि हमें इस पैसे पर टैक्स मिलना चाहिए, बिकॉज उस कंपनी का मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो है वो इंडिया से अर्न हो रहा था। तो इसीलिए पार्लियामेंट जो है वो बाहर के मैटर्स पे भी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एरिया पे भी लॉ बना सकती है, लेकिन वो तभी लॉ बना सकती है जब वहाँ का कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ के किसी सब्जेक्ट से रिलेट करता हो, जैसा अभी आपने इस वलेस वर्सेस आईटी कमीशन केस में देखा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो इतना सब पढ़ने के बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो ये पार्लियामेंट की पावर्स हैं, क्या ये पावर्स एब्सोल्यूट हैं, मीन्स हमेशा ही पार्लियामेंट की पावर को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी? तो ऐसा नहीं है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे पार्लियामेंट के राइट्स को भी ओवर रूल किया जा सकता है। वो केसेस क्या हैं? तो सबसे पहला वो केस है लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली और दमन दीव, जो दूसरी, ये दोनों मर्ज होके एक यूटी बन गई हैं। तीसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो पहले ये 4 यूटीज थे, लेकिन अब जो है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव आपस में मर्ज हो गए हैं, तो अब ये 3 यूटीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस पे प्रेसिडेंट जो है यहाँ की पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए कोई भी लॉ पार्लियामेंट का बनाया हुआ ओवर रूल, मॉडिफाई या अमेंड कर सकता है। सेकंड है 5th शेड्यूल एरियाज। अगर 5th शेड्यूल स्टेट्स के गवर्नर चाहें तो अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए पार्लियामेंट के लॉ को ओवर रूल कर सकते हैं। फिर थर्ड है 6th शेड्यूल स्टेट्स। 6th शेड्यूल स्टेट्स में कौन से स्टेट आते हैं? असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। तो यहाँ के जो स्टेट्स हैं इनके गवर्नर्स भी अगर अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए कोई लॉ लाना चाहते हैं जिसमें पार्लियामेंट का कोई लॉ दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो वो पार्लियामेंट के उस लॉ को अमेंड या ओवर रूल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है लेजिस्लेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो लेजिस्लेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर में क्या होता है, जो 3 टाइप के हमारे सब्जेक्ट लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इन पर कौन
लॉ बना सकता है, ये देखा जाता है। आर्टिकल 246 इज डील्स विद सब्जेक्ट मैटर, मीन्स यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के लिए सेंट्रल लॉ बनाता है, जबकि स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के लिए स्टेट्स लॉ बनाते हैं। लेकिन क्या सारे मैटर्स इन्हीं तीनों लिस्ट के अंदर आ जाते हैं? तो नहीं, कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते। ऐसे मैटर्स जो हैं वो रेसिडुअरी पावर्स के अंदर रखे जाते हैं, और वो जो है उसके लिए लॉ सेंटर बनाता है, यानी पार्लियामेंट बनाती है। तो वो रेसिडुअरी पावर्स जो है वो आर्टिकल 248 के अंदर रखा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। कब कब सेंटर का कंट्रोल स्टेट लेजिस्लेशन पे हो सकता है? तो इसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रुथ एंड सब्सटेंस का पता होना जरूरी है। ये आपको वो बताता है कि पार्लियामेंट और स्टेट का लॉ कब जो है आपस में मैच नहीं कर रहा है। उसके लिए कोई भी लॉ अगर आप देखते हैं तो आपको लाइन टू लाइन पता होना चाहिए। ये नहीं कि एक वर्ड पकड़ लिया और आप उसी के बेसिस पे बोलने लगे कि अच्छा पार्लियामेंट के इस लॉ को स्टेट का ये लॉ ओवर रूल कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रुथ एंड सब्सटेंस। मीन्स अगर किसी मैटर पे पार्लियामेंट ने कोई लॉ तैयार किया है और स्टेट ने कोई लॉ तैयार किया है, तो उन दोनों लॉ की कंप्लीट स्टडी करके ही ये बताया जा सकता है कि स्टेट का ये लॉ पार्लियामेंट के इस लॉ को ओवर रूल कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो उस स्टेट में ही सेंटर का कंट्रोल जो है स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर दिखाया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा चीज आती है जो है आर्टिकल 254 के अंदर रिपग्नेंस का। मीन्स जब भी पार्लियामेंट का कोई लॉ और स्टेट का कोई लॉ आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो पार्लियामेंट के लॉ को ऊपर रखा जाता है। आगे हम देखते हैं किस मैटर्स में पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेशन है वो स्टेट में डोमिनेंट क्रिएट करता है। तो ऐसे 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट मीन्स आर्टिकल 249 यहाँ एड्रेस करता है, जिसके अकॉर्डिंग राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को बोल सकती है कि आप किसी भी सब्जेक्ट मैटर स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पर लॉ ला सकते हैं। दूसरा, इमरजेंसी के दौरान अगर नेशनल इमरजेंसी हो रखी है या किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो रखी है तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम्स। ये आर्टिकल 250 के अंदर रखा जाता है। द थर्ड वन इज व्हेन स्टेट्स मेक्स अ रिक्वेस्ट। मीन्स अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स खुद से आके पार्लियामेंट से बोलते हैं कि आप हमारे स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाइए, उस कंडीशन में पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। ये आर्टिकल 252 के अंदर रखते हैं। एंड द फोर्थ वन इज इंटरनेशनल ट्रीटी। अगर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर को स्टेट के कंप्लायंस की ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि उन्हें स्टेट कोऑपरेट करें, वहाँ पे सेंटर जो है वो इंटरफेयर कर सकता है स्टेट लॉ में। ये आर्टिकल 253 के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की तरफ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में आर्टिकल 256 से 263 तक कवर होता है। इसे भी हम पार्ट 11 के अंदर ही रखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 256। तो गाइज आर्टिकल 256 जो है वो इंश्योर करता है कि जो भी स्टेट एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो पार्लियामेंट के लॉज को स्टेट लॉज के साथ कंप्लाई करते हुए अपने स्टेट में उस लॉ को लागू करें या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 257। ये बताता है कि कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें सेंटर जो है स्टेट के कुछ मैटर्स पे प्रिवेल कर सकता है या डोमिनेट कर सकता है। तो वो कुछ सिचुएशंस हैं। सबसे पहली सिचुएशन आती है अगर सेंटर को कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस करना है किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क का, जिसमें चाहे वो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो या मिलिट्री इंपॉर्टेंस का हो। मीन्स अगर कोई उन्हें सड़क निर्माण करना है या कोई हाईवेज बनाने हैं तो उस स्थिति में सेंटर जो है वो स्टेट को इंस्ट्रक्ट कर सकता है या डोमिनेट कर सकता है। सेकेंड वन, प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन स्टेट्स। क्योंकि रेलवे जो है पूरी कंट्री में फैली हुई है तो वहाँ पर भी सेंटर जो है स्टेट को इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि आप रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए ये स्टेप उठाइए। द थर्ड वन इज इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। सेंटर स्टेट को बोल सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए या फिर किसी SC ST ग्रुप्स के वेलफेयर के लिए मदर टंग में ही प्राइमरी स्टेज पे एजुकेशन दीजिए। द लास्ट वन इज वेलफेयर स्कीम्स फॉर द STs इन द स्टेट। मीन्स स्टेट में जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए स्कीम्स लानी हो तब भी सेंटर जो है वो स्टेट को बोल सकता है या कंट्रोल अपना दिखा सकता है। द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 258। आर्टिकल 258 ये कहता है कि आर्टिकल 256 में जो बातें हैं या आर्टिकल 257 में जो कंट्रोल करने की बातें हैं वो कैसे सेंटर स्टेट को करा पाएगा। ठीक है, तो सेंटर जो है स्टेट से जो अपनी बातें हैं वो एक अथॉरिटी के थ्रू ही करा सकता है ना। तो वो अथॉरिटी आती है गवर्नर की।
गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो स्टेट में गवर्नर जो है एक सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो आर्टिकल 258 यही बताता है कि यूनियन का जो पावर है सर्टेन केसेस में स्टेट्स के ऊपर, वो गवर्नर के थ्रू ही गवर्न होता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 261, आर्टिकल 261 जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है फॉर फेडरलिज्म ऑफ कंट्री, ठीक है, टू मेंटेन द फेडरलिज्म। क्योंकि इसमें क्या बताते हैं कि जो पब्लिक एक्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, वो चाहे एक स्टेट्स में भले ही आई हों, लेकिन वो लागू जो है या वैलिड जो है वो कम सारे स्टेट्स में मानी जाती हैं। मीन्स अगर कोई जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट में पास हुआ है तो उस जजमेंट की क्रेडिबिलिटी ऑल ओवर इंडिया होगी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो केरला हो, कहीं भी, ठीक है। ये आर्टिकल 261 के अंदर रखा जाता है। उसके बाद आर्टिकल 262 बताता है वाटर डिस्प्यूट्स, ठीक है। वाटर डिस्प्यूट्स जैसे आपने कावेरी डिस्प्यूट्स के बारे में सुना होगा, वहाँ महाराष्ट्र आंध्रा इन सब के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो एडजुडिकेशन जो डिस्प्यूट्स का होता है रिलेटेड टू वाटर, वो इस आर्टिकल के अंदर रखते हैं। आर्टिकल 263 टोल्ड अस दैट द फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, मीन्स प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स आपस में डिस्प्यूट्स कर रहे हैं तो वो फिर इंटर स्टेट काउंसिल बनाए और उनके झगड़ों को सुलझा सकें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़ने के बाद अब हम आगे आएंगे फाइनेंशियल रिलेशंस पे। ये हमारे लास्ट रिलेशंस हैं। इसमें हम रखते हैं आर्टिकल 268 से 293 तक, और इसको जो है पार्ट 12 के अंदर रखा जाता है। इसमें 2 आर्टिकल्स ही हम पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप गो थ्रू हो लीजिएगा बुक से, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके दो आर्टिकल ज़्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं, आर्टिकल 275 एंड आर्टिकल 282। तो गाइज आइए देखते हैं हम आर्टिकल 275 के बारे में। आर्टिकल 275 जो होता है वो बताता है मेनली ग्रांट्स के बारे में, जो कि यूनियन सर्टेन स्टेट्स को देता है। अब ग्रांट्स क्या होते हैं? ग्रांट्स वो फाइनेंशियल हेल्प है जो स्टेट्स को सेंटर की तरफ से मिलती है। इसमें 2 टाइप्स के ग्रांट्स रखे जाते हैं। सबसे पहले आता है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स वो होती हैं जो कि पार्लियामेंट स्टेट्स को प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। ये कैसे प्रोवाइड करता है? अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट्स की जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ग्रांट्स देता है। अब नीड्स कैसे स्पेसिफाई होती हैं? तो नीड्स स्पेसिफाई करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंटल कमिटीज़ बनाई जाती हैं, फिर वो इस मुद्दे को ऑब्जर्व करते हैं, देन उसकी रिपोर्ट पेश की जाती है पार्लियामेंट में, उसके अकॉर्डिंग ग्रांट्स दी जाती हैं। द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक ग्रांट्स। स्पेसिफिक ग्रांट्स आर आल्सो गिवन टू स्टेट्स फ्रॉम सेंटर या पार्लियामेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एसटीज, मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अगर कुछ ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे जो ग्रांट्स या फाइनेंशियल हेल्प देते हैं स्टेट्स को पार्लियामेंट, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रांट्स। वो भी आर्टिकल 225 के अंदर ही रखते हैं। फिर आता है हमारा आर्टिकल 282। आर्टिकल 282 बेसिकली डील्स विद डिस्क्रिशनरी टाइप ऑफ ग्रांट्स in which center provides grants to states on the recommendation of Ministry of Finance. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही यहाँ पर रिकमेंड करता है पार्लियामेंट को कि आप इतनी ग्रांट सेंटर को, मतलब स्टेट्स को प्रोवाइड कीजिए। तो फिर सेंटर जो है वो अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग किस स्टेट को कितनी ग्रांट्स की नीड है वो उतना देता है। पहले ये जो रिकमेंडेशन है ये प्लानिंग कमीशन देता था, लेकिन अब प्लानिंग कमीशन हट चुका है, नीति आयोग आ चुका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी रिकमेंडेशन देता है। आप नीति आयोग मत लगाइएगा इसकी जगह, क्योंकि नीति आयोग इज़ अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, ओके। उसका काम बिल्कुल अलग है प्लानिंग कमीशन से। अब हम देखते हैं कि इस जो सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस हैं, मेनली फाइनेंशियल रिलेशंस, उन पर क्या इफेक्ट्स पड़ता है अगर कोई इमरजेंसी कंट्री में आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की, क्योंकि हम फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। गाइस, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर रखी जाती है, और आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में अभी तक कोई ऐसी नौबत नहीं आई है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हुई है। तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो सेंटर जो होता है वो मोर डोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा आर्टिकल 355 में बताया गया है कि सेंटर के पास डोमिनेंस होगा जब भी कोई प्रकार की इमरजेंसी आएगी। तो सेंटर ऐसी स्टेट में डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को। अब वो किस टाइप की डायरेक्शन दे सकता है? पहला, टू ऑब्जर्व द स्पेसिफाइड कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, मीन्स आपके जो भी फाइनेंशियल मुद्दे हैं या फाइनेंशियल बैलेंसेस हैं उसको ऑब्जर्व करिए और उस चीज़ को आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। द सेकेंड वन, टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ क्लास ऑफ पर्सनस विच आर सर्विंग इन स्टेट्स,
मतलब जो भी स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी अलाउंसेस को भी रिड्यूस कर सकता है सेंटर। इसमें हाई कोर्ट के जजेस को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो देखिए, अब जजेस को इंक्लूड करना, वैसे नेशनल इमरजेंसी तक में भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को टच नहीं किया गया है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी इतनी ज़्यादा घातक है कि यहाँ पे जजेस की सैलरीज को भी काटने की बात की गई है। तो यहाँ कहीं ना कहीं फेडरलिज्म जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। द थर्ड वन इज़ टू डिजर्व ऑल मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स। मतलब सारे जो मनी बिल्स जो पास होते हैं असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में, उसको भी कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर रख सकता है अपने पास। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 280। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइस। ये डील करता है फाइनेंस कमीशन से। अभी आपने देखा ना कि फाइनेंस कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही रिकमेंडेशन दे रही है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के मुद्दे पे। तो फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। और इसमें जो लोग होते हैं वो 5 लोग मेनली होते हैं, तो चेयरमैन को मिला के। और चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट होती है फाइनेंस कमीशन की, वो प्रेसिडेंट करता है। उसके अलावा जो 4 लोग होते हैं, वो एक जो है वो आने चाहिए हाई कोर्ट के बराबर, उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरा, वो बंदा आना चाहिए जिसको इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में नॉलेज हो और गवर्नमेंट के अकाउंट्स के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। द थर्ड वन इज़ वो पर्सन जो कि पब्लिक अफेयर्स को जानता हो या उसमें उसका एक्सपीरियंस हो। और चौथा, ऐसा बंदा जो इकोनॉमिक्स थिंग्स को जानता हो। तो ये 4 लोग प्लस चेयरपर्सन। और चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। तो आपको ये पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि गाइस ये वाला जो आर्टिकल 280 है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसको रिवाइज करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गाइस, आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है चैनल पे जाके तो उसके लिए लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला लेक्चर आपको जब भी आए टाइम से मिल पाए। थैंक यू।